नाज़रीन, सिंध में सरकारी सतह पर ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन सरायत कर चुकी है। बददियानती और लूटमार की जो दास्तानें सामने आ रही हैं वो चकरा देने वाली, हैरान और परेशान कर देती है। हाल ही में जो खबर सामने आई है वो ऐसी खबर है कि जिससे न सिर्फ हैरान किया बल्कि परेशान भी कर दिया कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो खबर ये नहीं बता रही कि सिंध के कितने सरकारी अफसरान ने करप्शन की, बल्कि वो खबर ये बता रही है कि करप्शन करने वाले पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद उन्होंने जितनी रकम की करप्शन की थी उसमें से कुछ रकम, जी हाँ कुछ रकम वापस करके यानी प्ली बार्गेन की और फिर छूट गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि छूटने के बाद सिंध के वो सरकारी अफसरान दोबारा अपनी नौकरियों पर बहाल हो गए। यानी जिस नौकरी पर रहते हुए उन्होंने करप्शन की थी, फिर जिस करप्शन का एतराफ़ किया था, इन अफसरान को करप्शन की रकम में से कुछ रकम वापस करने के बाद फिर वहीं तैनात कर दिया गया। अब जरा दिल थाम के सुनिएगा नाज़रीन कि प्ली बार्गेन करने वाले सिंध हुकूमत अफसरान की तादाद कितनी है, कितनी होगी? 5, 10, 15, 20, 50 सोच रहे होंगे आप। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। पूरे 500 अफसरान हैं, जिनमें से 93 सिविल सर्वेंट्स हैं, यानी उनका ताल्लुक सिंध की ब्यूरोक्रेसी से है। ये फहरिस्त सिंध हुकूमत ने जारी की है और सिंध हाई कोर्ट में पेश की है। इस फहरिस्त में ग्रेड 20 के अफसर भी शामिल हैं और निचले ग्रेड के एहलकार भी। रोजनामा दी न्यूज़ के मुताबिक इस फहरिस्त में सेक्रेटरी फाइनेंस सैयद हसन नकवी शामिल हैं, जो महकमा तालीम के सरबराह भी रहे। उन्होंने नैब से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की प्ली बार्गन की। इस फहरिस्त में ग्रेड 20 के अफसर सुहेल बचानी शामिल हैं। महकमा आबपाशी के ग्रेड 19 के अफसर सरदार अली शाह और जहूर अहमद मेमन भी शामिल हैं, वो भी प्ली बार्गेन कर चुके हैं। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी शाहनवाज खान ने प्ली बार्गेन की। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने भी इस बात पर हैरानी का इजहार किया था कि करप्शन का एतराफ़ करके रकम वापस करने वालों को ओहदों पर कैसे बहाल किया जा सकता है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब भी कह चुके हैं, किसी को सजा के बाद या प्ली बार्गेन के बाद तैनात किया गया है तो वो गलत है। जो शख्स सजा याफ्ता हो या जिसने प्ली बार्गेन की हो, उसको आप जो है किसी पोजीशन पर पोस्ट नहीं कर सकते। और अगर किसी शख्स को सजा के बाद या प्ली बार्गेन के बाद पोस्ट किया गया है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, कोई प्ली बार्गेन किया हुआ शख्स किसी जगह पर पोस्टेड इस वक्त नहीं है। लेकिन सिंध में सरकारी सतह पर करप्शन और फिर इसकी पर्दापोशी की ये कोई पहली दास्तान नहीं है। गुज़िश्ता साल नैब सखर ने अंदरूने सिंध गंदुम के गोदामों पर छापा मारा तो इंकशाफ हुआ कि गंदुम की 30 लाख बोरियां गायब है। फिर तहकीकात शुरू हुई। सिंध हुकूमत के 79 अफसरान को मुअत्तल किया गया, 179 को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। फिर नैब ने गंदुम चोरी करने वाले सरकारी अफसरान को पकड़ा तो उन्होंने भी प्ली बार्गेन कर ली। नाज़रीन, दिसंबर के पहले हफ्ते डीसी ईस्ट कराची के दफ्तर में रिकॉर्ड रूम में आग लगी। वो आग लगने से डोमिसाइल और रिहायशी सर्टिफिकेट्स का रिकॉर्ड जल गया। वो रिकॉर्ड जल गया जिसकी जांच पड़ताल की अदालत की जानिब से अहकामात आ चुके थे। सूबे के सारे कागजात दफ्तरों में जो है सबको आग लगाएंगे। हम समझते हैं जो लगी आग है, हम इस खाक की भी तहकीकात करेंगे। 22 अक्टूबर को समा न्यूज़ ने खबर दी कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से सिंध हुकूमत को 150 अरब रुपए दिए गए। मकसद इसका ये था कि सिंध की खवातीन जिनके बच्चे मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से कमज़ोर पैदा होते हैं, इनकी नशोनुमा नहीं हो पाती है। नाज़रीन, खवातीन जब माँ बनने लगी तो उन्हें मछलियाँ खिलाई जाएं ताकि बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार ना हो। खबर के मुताबिक सिंध हुकूमत ने आलमी बैंक की जानिब से रकम वसूल तो कर ली, लेकिन ये पता नहीं कि 1.5 अरब की मछलियाँ कौन सी माओ ने खाई। 22 अजला में मछली के 1208 फॉर्म बनाए जाते थे, लेकिन काम सिर्फ चंद अजला में किया गया, वो भी बराए नाम। नाज़रीन, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी सूबा सिंध की अफसोसनाक सूरत हाल से पर्दा उठा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में माली साल 2016-17 में 272 अरब की करप्शन की गई। माली साल 17-18 में 292 अरब तक करप्शन पहुंच चुकी थी। ऑडिटर जनरल जिसको कहा जाता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जो कारनामे हैं वो इस किताब के अंदर लिखे हुए हैं। सूबे सिंध के अंदर करप्शन किस तरह की जाती है, लूटमार किस तरह की जाती है, अवाम को चूना किस तरह लगाया जाता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिसके बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं। सिंध में करप्शन और जमीनों पर कब्जों की कहानियां भी आम है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया चीफ जस्टिस भी इंतहाई सख्त रिमार्क्स दे चुके हैं। गुज़िश्ता बरस जस्टिस गुलजार अहमद ने एक केस की समाअत के दौरान कहा था कि सिंध करप्ट तरीन सूबा है जहां बजट का 1 रुपया भी आवाम पर खर्च नहीं होता। इसी पर बात करेंगे पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शैला रजा साहिबा। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
500 लोगों ने प्ली बार्गेन कर ली, लेकिन इतने लोग सिंध को लूट रहे थे, खा रहे थे। शरा साहब, इनमें से अक्सर जो वापस आ गए हैं, और ये खुद भी मुर्तजा वहाब साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सिंध हाई कोर्ट ने भी हैरानी का इजहार किया कि ये कैसे हो गया। आपको कुछ इल्म है शरा साहब कि ये कैसे हो गया? अच्छा देखिए, अगर मुर्तजा ने कहा है तो सही कहा होगा, बिल्कुल, और मैंने सुना भी। लेकिन ये तो नैब का कानून है ना, ये नैब का कानून है ना, जिसके हम खिलाफ है कि भाई प्ली बार्गेन करो, बंदे को पाक कर दो। इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम पाक तो तो इसको वो नहीं खत्म होता, करना चाहते हैं। वापस तो अपनी पोजीशन पर नहीं आ सकता। मैं और आप कह रहे हैं ना, लेकिन ये नैब का कानून बनाया गया है, और ये नैब के कानून से बहुत सारे लोग प्ली बार्गेन करके अपनी जगहों पे वापस बैठे हुए हैं, और इसको देखना चाहिए ये किन अदवार में वापस आए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और एक बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये जो SDG है, इसके हिसाब से जो खवातीन की फूड की और इसकी पैसे हैं, इसमें मैं इस्लामाबाद गई थी और वहाँ पे मुझे पता चला कि सिंध के जो अशारिये थे वो अच्छे थे, और ये जो हम काम सिंध में हो रहा है, ये यूरोपीय यूनियन के साथ मिलके हो रहा है, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था और 18 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें यूरोपीय यूनियन खुद सारा करती है, और इसमें PPHI और हैंड्स उनके साथ है। तो इसकी माइक्रो मैनेजमेंट तो सवाल के पहले हिस्से पे आता हूं, इस पर भी आते हैं, ये जो 1.5 अरब का मामला, इस पे आते हैं, लेकिन पहले हिस्से पे आते हैं। मान लिया ये आपकी बात ठीक है, ये देखना पड़ेगा किस दौर में ये लोग वापस आए। आज से 2 साल पहले वापस आए होंगे, 4 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल से आपकी हुकूमत है शैला साहिबा। ये जब भी आए वापस, ये तो कंफर्म है कि आप ही के दौर में वापस आए, कानून नहीं, आप ही के दौर में वापस आए, 12 साल से तो आप ही की हुकूमत है। मैं दोबारा से अपनी बात को कहने की कोशिश करती हूँ। नैब के कानून को मैं तो खत्म नहीं कर सकती ना, मेरी हुकूमत तो खत्म नहीं कर सकती ना, पहले मिन्नत की PMLN की कि ये सही कानून। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नैब के कानून में प्ली बार्गेन का हिस्सा मौजूद है, लेकिन क्या नैब का कानून आपको यह भी मजबूर करता है कि उस आदमी को जिस पे करप्शन का चार्ज था, उसने प्ली बार्गेन की, खुद को सफाफ करने की कोशिश की, उसको अब दोबारा वहीं तैनात करें जिस ओहदे पर मौजूद हो के उसने करप्शन की थी? क्या यह भी नैब का कानून आपको मजबूर करता है करने को? अगर उसको सर्विस से निकाला नहीं जा रहा, नैब का कानून उसको सर्विस से निकालने की इजाजत नहीं दे रहा, तो हमारे पास कितने ऑफिसर्स होते हैं? इतने तो नहीं होते ना। जब जब पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, पास होते हैं, फिर आते, उसी हिसाब से लगाए जाते हैं। अभी तो मुर्तजा वहाब का आपने मिसाल दी कि मुर्तजा वहाब साहब सही कह रहे थे कि उनको अपने ओहदों पे वापस नहीं लगना चाहिए था। तो आप फरमा रही हैं हमारे पास ऑप्शन ही और कोई नहीं है। मैं कह रही हूँ नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अगर लगे हैं और हमारे दौर में लगे हैं तो शायद ये मसाइल रहे हों, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है कि हमारे दौर में लगे हैं, और अगर लगे हैं तो यही एक ऑप्शन मुझे नजर आता है कि ये सूरत हाल होगी। मिसाल के तौर पे आपने एक दिन प्रोग्राम में मुझसे कहा था ये पुलिस ऑफिसर, तो मैंने कहा था ये हम नहीं लगाते, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास करके ऑफिसर्स आते हैं, हमारा काम होता है गवर्नमेंट का उनको तैनात करना। शैला साहब, एक बात समझ नहीं आती है, ये जब करप्शन कर रहे होते हैं, चले सारे आपके दौर में नहीं कर रहे होंगे, कुछ 15, 20, 25, 50, इन 500 में से 100 तो होंगे ना जो आपके दौर में होंगे। ये जब कर रहे होते हैं, हुकूमत होती है इनकी मॉनिटर, हुकूमत जो इनके ऊपर बैठी होती है, चेक एंड बैलेंस, वो किधर होती है सर मैडम जब ये सब कुछ हो रहा होता है? जब ही तो पकड़े जाते हैं। देखिए गंदुम का हुआ, नैब ने पकड़ा है ना शैला साहिबा, हुकूमत ने कहां पकड़ा है? कहीं ने कहीं। नैब तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत के ही इदारे हैं ना, पाकिस्तान की हुकूमत में ही आते हैं ना, पाकिस्तान में आते हैं ना, कहीं से इंफॉर्मेशन उनको हुई, मुखबरी हुई, पता चला, पकड़ लिया। अब जब नैब ने उसको अपने इंडिपेंडेंट वे में, ऑटोनॉमस वे में उनकी छानबीन की, तो उन्होंने खुद प्ली बार्गेन की ना। वो कह देते हैं मुझे मिनिस्टर ने कहा था, वो कह देते मुझे इसने कहा था, उन्होंने खुद अपने आप पे इल्जाम लिया, खुद वापस किए पैसे,
उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको दे दिए उसको दे दिए। तो ब्यूरोक्रेसी में ये हो रहा होता है। अगर 500 अफसरान सिंध के करप्ट थे और उन्होंने प्ली बार्गेन की, तो फिर पीछे बचता क्या है? ये वापस आके क्या आपको लगता है ये आवाम की खिदमत करेंगे? जिन्होंने पहले खाया वो आप फिर खा रहे होंगे, आगे फिर खाएंगे। अच्छा, ये तो आवाम की खिदमत नहीं करेंगे। 500 पे एतराज लग रहा है मुझे, क्योंकि इतने तो नहीं होते होंगे अफसरान, क्योंकि ग्रेड अब मैं इसमें कह नहीं सकती हूँ। मुझे वैसे भी ये सारे जो है ना वो मुझे वैसे भी सारे 20वें ग्रेड के नहीं है। हाँ हैदर, मुझे ये कानून समझ ही नहीं आया कि एक चोट से आप फाइन लें कुछ परसेंट और उसको फिर माफ कर दें कि भाई अब तुम जाओ अपना काम अंजाम दो। मुझे कानून समझ ही नहीं आया। आप ठीक कह रही हैं। और इसी को बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत सरगर्म है कि वो कहती है कि जी ब्यूरोक्रेसी को छोड़ दें, उनको इधर से निकाल लें। क्योंकि अगर हम इतना सख्त कानून रखेंगे तो वो किसी चीज में साइन नहीं करेंगे। मैं इसके खिलाफ हूं और इसीलिए मुर्तजा ने भी कहा कि भाई ये सिस्टम गलत है। इससे पहले जो एंटी करप्शन होता था उससे बाकायदा छानबीन होती थी और लोगों को सजाएं होती थी, उनको पैसे वापस करने पड़ते थे, उनकी नौकरियां खत्म हो जाती थी। लेकिन अगर 2-2, 3-3 किस्म के कानून होंगे तो लोग तो एंजॉय करेंगे ना। शरद साहब मुझे एक बात बताइएगा, मैं बड़ी सादा सी बात, एक सादा सा सवाल आपसे करना है, टेक्निकल सवाल नहीं है ये जितने भी थे, चले 500 नहीं थे, 250 थे, इनमें से जो थे वो तकरीबन कोई 90 के करीब सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने प्ली बार्गेन की, ऑन रिकॉर्ड की और वापस आके बैठ गए। क्या अब ये लोग आपके किसी काम के हैं? क्या आपको इन पे एतबार होगा दोबारा? मेरी जात को तो नहीं होगा। और मुर्तजा ने जब ये कहा है कि देखेंगे तो फिर यकीनन कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी कि किस तरह से है ये। और मैं तो कर नहीं सकती क्योंकि मेरे नजदीक चोरी इतनी हो या इतनी नियत तो चोर की है ना। ये क्या अच्छा, बिल्कुल ठीक। ये देखिए ना पकड़ा गया और देखिए प्ली बार्गेन को हैदर मैं ये समझती हूँ कि रिश्वत लेके जो पकड़ा गया वो रिश्वत देके छूट रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता। चलो साहब मेरे सामने एक एग्जांपल है, मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था, एग्जांपल मेरे सामने है आपके कराची के डीसी ईस्ट, मैंने पहले भी उस पर बात कर चुका हुआ हूं। उनको जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने हटाते वक्त ये रिमार्क्स दिए थे, ही इज द मोस्ट करप्ट ब्यूरोक्रेट ऑफ सिंध। ये जब आपके वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के ये डायरेक्टर थे और तब इनके जिम्मे था कि इन्होंने वाटर का मसला सॉल्व करना है, इनको हटाया गया था ये कह के, लेकिन दोबारा इन जनाब को आपने डीसी ईस्ट लगाया और वो ऐसी जगह पे लगाया कि वहां पर जो है वो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, उसकी दास्तान एक अलग है। तो ये काम जब आप सिंध गवर्नमेंट के जेरे साया हो रहा है कि वो लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट हटाती है आप फिर लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो आप पर भी आयद होती है ना। तो उसको ऑर्डर कर देना कि नौकरी से बर्खास्त कर दे। अगर ऑर्डर नहीं करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर नहीं है कि उनको हटाया जाए। बाकायदा कानून जो है उसको फिर ये कहे कि इसको नौकरी से निकाल दिया जाए। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। कहीं ना कहीं कानून के मसाइल रहते हैं, अदरवाइज कोई किसी का प्यारा नहीं होता है। और ये हटा दिए, अगर वो कर दे तो हटा दे। बड़ी लुक्रेटिव पोस्ट है डीसी ईस्ट चैला साहिबा, ये आपकी मुस्कुराहट बता रही है स्कीम 33 में क्या होता है ये आपको भी पता है। ये तो अब ऐसे लोगों के हवाले तो इतनी लुक्रेटिव पोस्ट नहीं की जाती, ये आपको ही पता है। मैं देखिए रिमार्क्स जो है ना वो एक बड़ी डिफरेंट चीज होते हैं। मैं बहुत सारे रिमार्क्स मुख्तलिफ अदालतों से मुख्तलिफ लोगों के लिए सुन चुकी हूँ, लेकिन फैसला आने तक फैसला मर जाता है, फैसला कुछ और होता है, रिमार्क्स रह जाते हैं। जबकि फैसला जिंदा रहना चाहिए, फैसला बोलना चाहिए, लेकिन यार रिमार्क्स बोलते रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा साहिबा आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन पाकिस्तान के खिलाफ झूठ और जाली खबरों का एक तूफान बपा है, इल्जामात और बददियानती की जंग छिड़ी हुई है। तरह तरह के हीले बहानों और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, हर हथकंडा आजमाया जा रहा है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाला एक भारतीय नेटवर्क बेनकाब हुआ था और अब बलोच कौम परस्त रहनुमा की मौत पर भी भारतीय झूठ की फैक्ट्रियों में वावेला शुरू कर दिया गया।
करीमा बलोच की मौत को कत्ल करार दिया जा रहा था, लेकिन आज कनाडा की टोरंटो पुलिस ने इस तमाम झूठे प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। टोरंटो पुलिस ने तस्दीक की है कि 21 दिसंबर को लापता होने वाली 37 साला करीमा मेहराब खातून की लाश पुलिस को मिली है, लेकिन पुलिस इस वाक़े की एक गैर मुजरिमाना मौत के तौर पर तफ्तीश कर रही है और पुलिस को इस केस में किसी भी किस्म की मशकूक सरगर्मी के आसार नहीं मिले। नाज़रीन, कनाडा में पनाहगुज़ीन के तौर पर मुकीम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की साबिक चेयरपर्सन करीमा बलोच की लाश गुज़िश्ता रोज टोरंटो शहर के करीब से मिली थी। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मकामी पुलिस को करीमा बलोच की लाश एक छोटे से जजीरे के पास पानी में डूबी हुई मिली। करीमा की मौत की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया। सोचे समझे बगैर, जाने बूझे बगैर नाज़रीन लग़्व और झूठे इल्जामात लगाए जाने लगे। ट्विटर ट्रेंड्स में ऐसा तासुर दिया गया जैसे करीमा की मौत के पीछे पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं। करीमा की मौत की खबर के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अजीबो गरीब कहानियां घड़ी जाती रही। ऐसा बयानिया दिया गया, अपनाया गया जो पाकिस्तान का नहीं था। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का तो हो ही नहीं सकता, बल्कि ये बयानिया भारत का था, क्योंकि ये लोग जो कुछ सोशल मीडिया पर कह रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, वही गुमराहकुन प्रोपेगेंडा भारतीय चैनल्स पर भी हो रहा था। भारतीय मीडिया और भारतीय इदारे पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे का कोई मौका हासिल नहीं जाने देते। 2 हफ्ते कबल भी पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन खबरें फैलाने वाले भारतीय नेटवर्क का झूठ बेनकाब हुआ था। जाली ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल करके गैर हकीकी और जाली अफराद के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई की जाती थी। यूरोपीय यूनियन डिस इन्फो लैब नामी इदारे के इंकशाफात के मुताबिक भारत जाली NGOs और नाम नहाद थिंक टैंक्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करता है और इस सारे नेटवर्क में 700 से ज्यादा जाली मीडिया इदारे हैं। जाली और असली NGOs हैं जो 15 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन जैसे मोतबर इदारों को धोखा देता रहा और ये सब कुछ भारत के श्रीवास्तव ग्रुप की जानिब से ऑपरेट हो रहा था। करीमा की मौत के मामले पर भी भारतीय झूठ की फैक्ट्रियों को अपना झूठ बेचने का मौका मिल गया था, लेकिन आज कनाडा की पुलिस ने हकायक सामने लाकर झूठ और मुनाफिकत का पर्दाफाश कर दिया। टोरंटो पुलिस ने करीमा की मौत की इब्तदाई तहकीकात में गड़बड़ का शुबा मुस्तरद कर दिया। टोरंटो पुलिस का ये मौक़िफ़ किसी दबाव का नतीजा नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ की निशानदही करता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। साथ मौजूद हैं साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैफ साहब। लेफ्टिनेंट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो सब कुछ किया जा रहा है, मतलब एक पूरी कैंपेन चलाई गई बगैर ये जाने के कत्ल हुआ कैसे, किसका हुआ, मतलब क्यों हुआ, उसके मुहर्रिकात क्या हैं, पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट अभी नहीं आई थी। ये सब कुछ करने के पीछे इनका मकसद क्या था और सर इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बात ये है कि ये इसी तरह एक प्रोपेगेंडा वॉर, आप कह लीजिए एक इंफॉर्मेशन वॉर, डिस इंफॉर्मेशन वॉर, ये चली हुई है और बहुत सारी चीजें हैं जिनका के भारतीय मीडिया या भारत की जो एजेंसीज हैं वो इल्जाम लगाती हैं, भारत की हुकूमत करती है। और अब तो किसी को शक रहने नहीं चाहिए, जबकि ये डिसइंफो लैब वालों का सारा किस्सा सामने आ गया। हम तो बहुत पहले से कहते थे कि भारत बड़ा झूठ बोलता है। हमने अभी रिसेंट तो यही है कि बालाकोट का कहा इन्होंने जाके कि 350 लोग मार आए हैं, हम सब यहाँ मौजूद हैं, तो कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। तो झूठ बहुत बोलते हैं। अब वो झूठ पकड़ा गया है और नतीजा ये कि ये इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई भी वाकया हो जाए, उससे कोशिश होती है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम करके उससे फायदा उठाया जाए। तो ये वो गेम है। वरना मैं आपको बड़ी बात है कि इनका जो कवर था वो डिसइंफो लैब की सारी कहानी आने के बाद खुल गया। उसमें पता लग गया कि ये किस तरह सपोर्ट करते रहे हैं बलूचिस्तान में उन लोगों को जिनको ये सेपरेटिस्ट कहते हैं, मिसिंग पर्सन वाले लोग, जो कि खुद इन्होंने छुपाए हुए वहां पे उनको यहाँ मिसिंग पर्सन करार दे दिया। अब ये खातून जो वहां पे करीमा बलोच मारी गई है, इसका इशू चल रहा था रॉ के साथ। जो हमें अंदर की खबर है वो ये है कि रॉ के साथ इशू चल रहा था। इसको कहा जा रहा था कि तुम अब जबान बंद रखोगी, क्योंकि जब ये खुल गई चीज तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये लोग अपने वतन में वापस आ जाएं, माफी मांग लें, या ये आगे आपको पता है कि गिलगित में अब्दुल हमीद वो रॉ से पैसे खाता रहा बड़े, और अब उसने माफी मांगी, वापस आ गया। उसने सारी कहानी बता दी कि मुझे लंदन में इस तरह पैसा मिलता था, 2,500 मुझे देते थे डॉलर ये महीने के। तो ये सारी चीजें, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो पैसा लगातार नहीं देते रहती, क्योंकि ये मुफ्त का पैसा नहीं होता। वो जब भी देखते हैं कि अब ये इंडिविजुअल काम का नहीं रहा तो उसका पैसा बंद कर देते हैं। फिर उनको डर होता है कि ये मुंह ना खोले, ठीक है, ये जाके कहीं हमारा झूठ ना खोल दे या हमारी सारी कहानी ना बता दे।
तो वो उसको थ्रेट्स भी आ रही थी, उस खातून को मार दिया उन्होंने। अब डबो के अगर मारा है, नेचुरल डेथ लगेगी। वो खातून वहां पर नहाने गई, वो बलोच लड़की, वो किधर जाती है उधर समुद्र में नहाने, उसको डबोया गया है। अब डबो के मारने का मतलब ये है कि आप उसको तभी मौत कह दें, लेकिन ये किसको पता लगेगा कि उसको पानी में ले जाके तो धक्का दे दिया गया। तो ये चीजें जो है ना, इनको यानी आप जज साहब कह रहे हैं कि ये तिबई मौत नहीं है, जैसे कि कैनेडियन पुलिस क्लेम कर रही है, इट्स अ मर्डर, बट इसमें रॉ मुलव्विस है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 100% ये रॉ का काम है, कत्ल। मैं एक और चीज आप बताऊं, असलम बच्चू जब आइडेंटिफाई हो गया, असलम बच्चू का कैसा जब आइडेंटिफाई हो गया कि उसने कराची में चाइनीज कौंसल खाने के ऊपर हमले का मास्टरमाइंड वो था, उसका सारा किस्सा निकला है कि वो इंडिया में इलाज करा रहा था। इन्होंने ये सोचा कि अब ये पकड़ा गया तो सारी कहानी बता देगा, इन्होंने उसको अफगानिस्तान में मरवा दिया। इसको उसको घर लेके दिया हुआ था, जहां रखा हुआ था उस घर में जाके मार दिया इसको, ताकि ये हाथ ना आ सके किसी के। जिसका कवर निकल जाता है, कवर फूट जाता है, या कोई आदमी ऐलान कर दे बागी होने का कि अब मैं सब कुछ बता दूंगा, मुझे या पैसा दो, यानी वो ब्लैकमेलिंग पे उतर आता है। ये लड़की मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि ये अपने खानदान के साथ गई हुई थी, वहां पे इसका खामद वगैरह भी मौजूद था, तो उन्होंने पैसे वैसे इनसे मोस्ट प्रॉब्ली मांगे, उन्होंने कहा मुंह बंद रखना। ये मुख्तलिफ वहां से खबरें आ रही हैं, लिहाजा इन्होंने इसको मारा। और ये एक का नहीं, एक मस्ती खान बलोच है, उसका भी इंटरनेट पे आप देखें वीडियो है, वो कहता है जी मुझे पैसे देते रहे, फिर एक वक्त आया कि इनके लोगों ने वही पैसा मेरे नाम पे दे के खुद खाना शुरू कर दिया। रॉ ने वो रो रहा है उस पे, वो कहता है जी मुझे इन्होंने भूखा मार दिया। तो ये काम कोई ऐसा नहीं है कि जो अनहोनी हम समझे, हमें पता है और मेरा तजर्बा है क्योंकि इंटेलिजेंस का, मैं तो ये सारी कहानी समझता हूँ कि ये होता क्या है। लिहाजा इन्होंने उसको एलिमिनेट किया और मुझे भी डर है कि मजीद बलोच लीडर वगैरह ना मारे जाएं। बलोच जो बाहर बैठे हुए हैं, इनमें से कोई और किसी का निकल आया तो डिस्पोज ऑफ करने का काम तेज हो सकता है। जलसा मुझे ये बताइएगा, कहा यह जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इन खातून का नाम, वो जो डिसइंफो लैब रिपोर्ट आई थी जिसमें ना बताया गया किस तरह भारत जाली वेबसाइट्स के जरिए, जाली लिखारियों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, उस रिपोर्ट में इनका भी नाम आया था कि इनको भी इस्तेमाल किया गया। तो अब कहा यह जा रहा है कि वो तमाम लोग जिनके नाम अया हुए हैं, जिनके कवर जो है वो उनका हट गया है, वो खतरे में है। जी, मैं यही कह रहा हूं कि उनको एलिमिनेट, क्योंकि ये अभी बात खत्म नहीं हुई है, डाई डाउन नहीं हो रही। बल्कि मैं चाहूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें एक प्रोएक्टिव रोल अदा करे और बाकायदा इसका केस बना के कहां कहां किसको इस्तेमाल किया, यूनाइटेड नेशन की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए किस किस को इस्तेमाल किया, यूरोपियन यूनियन की इस्तेमाल उनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो उनको डोजियर दें ताकि वो अपने तहकीकात करें। उनको पता लगे कि वो बेवकूफ बनाया, इंडिया ने उनको बेवकूफ बनाए रखा 15 साल, तो ये अदारों को हमें देना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि जब ये चीज शुरू होगी, यूनाइटेड नेशन इसकी इंक्वायरी करेगी, कई लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। जी, अच्छा, आपको इस बात का यकीन है कि कोई सबूत नहीं छोड़ेगा भारत, और फिर वो लोग जिनको इस्तेमाल करता रहा है उनको ऐसा ऐसा खत्म करेगा? सर, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूं, उसका बड़ा एहतमाल मौजूद है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला है। अगर यूनाइटेड नेशन की इन्फ्लुएंस की है उन्होंने डिसीजन मेकिंग, तो ये तो क्रिमिनल एक्ट है। उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। वफाकी हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद दायर किया गया है, जिसमें सदर ने वजीर आजम की तजवीज़ पर सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने की तजवीज़ मांगी है। रेफरेंस में मौक़िफ़ यह अपनाया गया कि आइनी तरमीम के बगैर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 122(6) में तरमीम करना चाहते हैं, अदालत अपनी राय दे। वफाकी हुकूमत ने रेफरेंस में कहा है कि खुफिया इंतखाब से इलेक्शन की शफाफियत मुतासर होती है, इसलिए सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने का आइनी और कानूनी रास्ता निकाला जाए। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को तजवीज़ भेजी थी कि आइन के आर्टिकल 186 के तहत सदर ने तजवीज़ मंजूर करके रेफरेंस पर दस्तखत किए। 15 दिसंबर को वफाकी हुकूमत ने फैसला किया था कि सेनेट इंतखाबात फरवरी में कराए जाएं और ओपन बैलेट के जरिए कराए जाएं। इस वक्त यह फैसला भी किया गया था कि ओपन बैलेट की तरमीम के लिए अरकान की मतलूबा तादाद मैसर नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मशावरत की जाए।
सुप्रीम कोर्ट से मशावरत की तजवीज अटॉर्नी जनरल ने काबीना इजलास के दौरान दी थी। 11 मार्च को सेनेटर्स की रिटायरमेंट के बाद ये इंतखाबात ऐवान बाला की 52 नशिस्तों पर होंगे। एक वक्फा लेते नाज़रीन, वक्त गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन, ईरानी इंटेलिजेंस ने किस तरह मुनहरिफ रहनुमा को तुर्की से अगवा किया, इस मकसद के लिए किस तरह हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया, किस तरह एक ईरानी जासूसा को भेजा गया, उसने किस तरह मुनहरिफ रहनुमा को अपने जाल में फंसाया। सनसनीखेज तफसीलात सामने आ गए हैं जिनसे मालूम होता है कि हुस्न अक्ल को कैसे जेर करता है और कैसे ढेर करता है। अगवा किए गए ईरानी रहनुमा का नाम हबीब जाब है। इसका ताल्लुक जिस तंजीम से बताया जाता है वो तंजीम खुजिस्तान सूबे को ईरान से अलहदा करने की मुहिम चला रही है। हबीब को एक खातून की मदद से अक्टूबर में तुर्की में फंसा गया। वो 9 अक्टूबर को स्वीडन से तुर्की पहुंचा था और उनकी आमद का मकसद था एक खातून से मुलाकात। नाजरीन, साबिरियन नामी जिस खातून को हबीब मिलने आए थे वो असल में ईरान की जासूसा यानी स्पाई थी और एक दिन पहले जाली पासपोर्ट पर ईरान से तुर्की पहुंची थी। खातून ने हबीब पर यह जाहिर कर रखा था कि वो भी ईरान मुखालिफ हैं। इस तरह से उन्होंने हबीब की कुर्बत हासिल की। जैसे ही हबीब साबरीन के से मिलने के लिए आए, अगवाकारों की टीम तैयार थी। उस टीम ने हबीब को बेहोश किया और अगले ही दिन तुर्की से ईरान पहुंचा दिया। ऐसा टारगेट जो काबू में ना आ रहा हो या इससे मतलूबा मालूमात हासिल करनी हो तो इसे जाल में फंसाने के लिए पुरकशिश शख्सियात का इस्तेमाल किया जाता। इस मकसद के लिए पुरकशिश शख्सियात का इस्तेमाल हनी ट्रैप कहलाता है। हनी मतलब शहद और ट्रैप मतलब जाल या फांस लेना। किसी मर्द के लिए कोई खूबसूरत खातून हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। किसी खातून के लिए कोई जाज़िब नज़र मर्द वो हनी ट्रैप बनता है और मुखालिफिन को फंसाने के लिए हनी ट्रैप पर बरतने करने के लिए रिवायत हर जगह आज भी मौजूद है। 23 नवंबर को अफगानिस्तान में 2 ऐसी खवातीन को रिहा किया गया जो तालिबान की ईमा पर अफगान एहलकारों को हनी ट्रैप के जरिए कत्ल करती थी। पाकिस्तान भारत के खिलाफ कई मौके पर हनी ट्रैप इस्तेमाल कर चुका है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में भारत ने अपनी नेवी के चंद अफसरान को गिरफ्तार किया जिनके बारे में मालूम हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए वो पाकिस्तानी एजेंट्स के हनी ट्रैप में फंसे हुए थे और कब से इंतहाई अहम मालूमात पाकिस्तान के हवाले कर रहे थे। भारतीय नेवी की आबदोज़े कहाँ हैं, बहरी जहाज कहाँ खड़े हैं और उनकी नकलो हरकत की क्या तफसीलात हैं, ये सारी तफसीलात भारतीय फौज के एहलकारों के मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर से डाटा चोरी करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल हमेशा कामयाब रहा। खवातीन के नाम से फेसबुक प्रोफाइल बनाई जाती है। इन प्रोफाइल्स के जरिए भारतीय फौज के एहलकारों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उनसे कहा जाता है कि इस लिंक पर तो क्लिक करें। जब वो क्लिक करते हैं तो उनके तमाम डाटा तक पाकिस्तानी इदारे रसाई हासिल कर लेते हैं। अस्करी मामलात के साथ साथ रियासती और सियासी मामलात में भी हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। मई 2019 में ऑस्ट्रिया के वाइस चांसलर को एक हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया। इन्हें एक विला में एक खूबसूरत दोशीज़ा से मिलने के लिए बुलाया गया और उनसे कहा कि ज़ाब्ते के खिलाफ कुछ सौदों के लिए अगर वाइस चांसलर मान जाए तो वो उनकी फ्रीडम पार्टी की मदद करेंगे। लेकिन ये हनी ट्रैप था। वो सारी गुफ्तगू टेप कर ली गई और फिर मीडिया को जारी कर दी गई, जिसके बाद वाइस चांसलर को इस्तीफा देना पड़ा और ऑस्ट्रिया में कायम हुकूमत गई। इस हनी ट्रैप के पीछे भी रूस के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया गया था और रूस हनी ट्रैप्स के जरिए अमरीकी और बरतानवी सियासतदानों पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करता है। 2011 में एक रूसी खातून पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने एक बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट से खुफिया मालूमात निकला। चीन पर तो ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वो माशी मामलात में रियासती सतह पर हनी ट्रैप का इस्तेमाल करता है। इस साल जुलाई में इल्ज़ाम लगाया गया कि चीन ने हुवावे की हिमायत के लिए बरतानवी सियासतदानों और अहम शख्सियत असरअंदाज होने की कोशिश की थी। बरतानिया दुनिया के लिए अब जो है वो चीन बन गया है। ये एक और हकीकत है, एक और अहम मामला जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। नाज़रीन, बरतानिया दुनिया के लिए चीन बन गया है। दुनिया भर के मुल्क बरतानिया से राबते तोड़ रहे हैं। बरतानिया से आने वालों के लिए उनके अपने ही मुल्क दरवाजे बंद कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के 50 से ज़ायद मुल्क बरतानिया के साथ आमदो रफ्त मुअत्तल कर चुके हैं। इसकी वजह बरतानिया का इंतहाई तेज़ी से फैलता हुआ कोरोना वायरस है जो शक्ल बदल कर इंतहाई ख़तरनाक हो गया है और पूरी दुनिया इस नए वायरस से दहशत ज़दा हो चुकी है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि बरतानिया का बदला हुआ जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है।
इसीलिए दुनिया बरतानिया से दूर भाग रही है। कोरोना की नई लहर इतनी खौफनाक है कि बरतानवी हुकूमत ने क्रिसमस से पहले सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया। बरतानिया के कई इलाकों में चौथे दर्जे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। बरतानवी साइंसदानों ने खबरदार किया है कि तब्दील शुदा ये वायरस पहली किस्म के मुकाबले में 71% ज्यादा तेजी से फैलता है। पहले ये वायरस बच्चों को ज्यादा निशाना नहीं बना रहा था, लेकिन खौफनाक बात यह है कि ये नया वायरस बच्चों को ज्यादा मुतासिर कर सकता है। बरतानिया में एक दिन में कोरोना वायरस से मजीद 691 अफराद हलाक हो गए और कोरोना के 37,000 करीब के नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए। खतरनाक बात यह है कि बरतानिया का नया वायरस एशिया पहुंच चुका है और हांगकांग इसका पहला शिकार बना है, जहां दिसंबर में बरतानिया से वापस आने वाले 2 तालिब इल्मों में इस नए वायरस की तशखीस हुई है। इस हवाले से पाकिस्तान भी इकदाम कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भी बरतानिया से आने वाली परवाजों के मुसाफिरों पर नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना से न सिर्फ हलाकतें मुसलसल बढ़ रही हैं, बल्कि अमवात की शरह में भी संगीन इजाफा होता नजर आ रहा है। आज पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए और 2100 से जायद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में कोरोना मस्बत आने की शरह 5.7% रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान, चीन समेत मुख्तलिफ वैक्सीन साज कंपनियों से राब्ते में है। पाकिस्तानी माहिरीन खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये वायरस 2021 में 2020 से भी ज्यादा तबाही फैला सकता है। इस हवाले से मजीद बात करने के साथ मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि ये वायरस म्यूटेट कर चुका है, अब ये मजीद कितना लीथल है इससे पहले वाले वायरस से? इसको रोकने के लिए क्या क्या इकदाम हो सकते हैं कि ये मजीद ना फैले? और जो वैक्सीन अब तैयार हो चुकी है, मुस्लिम ममालिक ने तैयार की है वैक्सीन, क्या वो इस सुपर कोविड पर भी यूं ही असरअंदाज होगी? बहुत शुक्रिया अली। देखें, कोरोना ने या कोविड-19 वायरस ने अपनी सालगिरह बड़े बुरे तरीके से मनाई। ज़ाहिर है वुहान से ये दिसंबर 2019 से शुरू हुई और वुहान में जब ये शुरू हुआ तो उस वक़्त खौफ व हरास की एक कैफियत थी और उस वक़्त वुहान को लॉकडाउन किया गया, फिर चाइना को लॉकडाउन करना पड़ा क्योंकि ये चाइना में बहुत तेज़ी से फैली और उसके बाद ये पेंडेमिक बन गई, बावजूद इसके कि लॉकडाउन्स होते रहे। और अनफॉर्चुनेटली अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, जो आप म्यूटेशन की बात कर रहे हैं B117, वो 17 म्यूटेशंस हैं जो एकदम हुई हैं और ये अभी नहीं हुई, ये कुछ 3 हफ्ते पहले हुई और ये साउथ अफ्रीका में हुई और साउथ अफ्रीका से ये इटली और ऑस्ट्रेलिया और अब यूके में। और इसमें जो 5 म्यूटेशंस हैं वो हैं जो डायरेक्टली स्पाइक प्रोटीन्स को अफेक्ट करती हैं और बाकी 1-2 अफेक्ट करती हैं इनके मैसेंजर को, RNA को, जिसका मतलब ये है कि ये इम्यून सिस्टम को ज़्यादा टारगेट करती है। और इसकी जो खसूसियत है, मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा डेंजरस है या वोरुलेंट ज़्यादा हो गई है फॉर इंडिविजुअल, लेकिन ओवरऑल कम्युनिटी के लिए ये बहुत डेंजरस है। उसकी वजह ये है कि इसकी ट्रांसमिशन पोटेंशियल जो है वो नॉट 50%, 50 टाइम्स ज़्यादा है फ्रॉम दी ओल्ड वायरस दैट वी न्यू एज कोविड-19। और इसकी जो दूसरी एक ये वजह है कि बहुत जल्दी ये ट्रांसमिट होती है क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स की एफिनिटी है, जब हम सांस लेते हैं और ये अंदर जाती है तो ACE2 रिसेप्टर्स को लगती है, उसकी एफिनिटी इंक्रीज़ कर गई टू इंटरनलाइज द वायरस टू द बॉडी। और दूसरा जो इसका एक और खसूसियत है वो अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये यंगर लोगों को और बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करने का इसमें पोटेंशियल है। और जिसका मतलब ये है कि हमें स्कूल्स में, जी हाँ, और ये जहाँ तक आपका सवाल है वो बड़ा वैलिड सवाल है और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के इस वक्त दिमागों में है कि ये आइंदा बिहेव कैसे करेगी और नंबर 2 ये वैक्सीन के लिए क्या करेगी। देखें, इसका बिहेवियर का प्रिडिक्ट करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। टाइम विल टेल कि हाउ इट विल बिहेव। बहुत अच्छा किया कि यूके ने अपना क्लैम्प डाउन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया और अभी इस वक्त थोड़ी सी ईज़ आउट की है क्योंकि उनके तो वेजिटेबल्स भी सारी चैनल से आती थी, टनल से आती थी, जो इंग्लिश चैनल है उसके ज़रिए, तो वहाँ तो माइल्स एंड माइल्स की लाइनें लग गई कंटेनर्स की जो फ्रांस से आते थे। तो जाहिर है वो फूड
स्केर्सिटी का एक बड़ा क्राइसिस होने लगा था, जो उन्होंने अच्छा किया कि ईज आउट किया, लेकिन उन्होंने वो भी इसके साथ किया कि हर कोई आने और जाने वाले का RT-PCR करेंगे, जो वो कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन ये देखें इट्स लिटिल टू लेट वॉट एवर द इंटरवेंशन इज़ बीइंग डन, क्योंकि ये ऑलरेडी UK में कम से कम पिछले 13 दिनों से है, और 13 दिनों में UK इज़ अ वेरी बिजी डेस्टिनेशन और वेरी बिजी एयरपोर्ट, स्पेशली हीथ्रो। तो हीथ्रो से कितनी फ़्लाइटें पाकिस्तान में आ चुकी हैं, कितनी कहाँ कहाँ जा चुकी हैं, ये इसकी ट्रेसेबिलिटी इज़ इम्पॉसिबल। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहाँ सेटल्ड हैं और वो आते रहते हैं, और छुट्टियाँ थी इसलिए वो ज़्यादा आ रहे थे, तो अल्लाह फ़्लाइट्स फुल आ रही थी, वर्जिन की भी और ब्रिटिश एयरवेज़ की भी। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हुआ हो, लेकिन अभी तक जो आज तक हमारी यूनिवर्सिटी RT-PCR कर रही है उसमें हमें ये वेरिएंट नहीं मिला, कम से कम हमारे सैंपल में। अब वो बाकी जगह भी हो रहा है, अल्लाह करे कि ना मिले। विद इन पाकिस्तान हमारे पास 7 किस्म की ये वायरसेस ऑलरेडी हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है कि इसकी जो म्यूटेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं इस वायरस की, RNA वायरस की, क्योंकि ये रैपिडली डिवाइड करती है तो इसलिए म्यूटेशन के चांस ज़्यादा हैं। वो 39,000 हैं, तो 39,000 में अगर 17 म्यूटेशंस की इतनी कोई वॉल्यूम वाइज नहीं है, लेकिन क्वालिटी वाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन पोटेंशियल इसका। जहाँ तक आपका वैक्सीन का सवाल था, तो वैक्सीन जिसका हम ट्रायल कर रहे हैं, जो अब कंक्लूड होने जा रहा है, पिछले अगले 2-3 दिन में हम इसको ख़त्म कर देंगे। हमारा टोटल सैम्पल साइज़ था 10,000, लेकिन जब हमने लोगों की रिस्पांस देखी तो इसको हमने 18,000 कर दिया, और अब तकरीबन 15,000 वॉलंटियर्स को हम इंजेक्ट कर चुके हैं। वेरी वेल टॉलरेटेड और बहुत अच्छी एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, बहुत अच्छी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है। अब ये म्यूटेटेड जो फॉर्म है जो आप कह रहे हैं, ये समझने की चीज़ है कि ये जो हम वैक्सीन कैंसिनो की यूज़ कर रहे हैं, या बहुत सारी वैक्सीन ये टारगेट करती हैं स्पाइक प्रोटीन्स को, ये वायरस को अंदरूनी हिस्से को टारगेट ही नहीं करती, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्हें ये सिर्फ उसका जो असेंबली सिस्टम है जिससे उसने अटैच होना है बॉडी में, ACE2 में, और जहाँ से बॉडी के अंदर जाना है, ये उसको टारगेट करती हैं कि उसको डैमेज कर दिया जाए। कोई भी वायरस होगी, कोविड-19 का कोई भी वेरिएंट होगा, उसने अटैच ऐसे ही होना है। तो अगर ये अटैच ही नहीं बॉडी में हो पाएगी, सांस से जाएगी और ACE2 रिसेप्टर्स में अंदर उसको अटैच नहीं हो पाएगी, तो बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, तो ये हार्मलेस रहेगी। तो इसलिए चांसेस यही हैं कि ये इफेक्टिव रहेंगी वैक्सीन जितनी भी स्पाइक प्रोटीन्स को जो टारगेट करती हैं, S प्रोटीन्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि जब हमारी कोई भी किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन इंशाल्लाह 75% वैक्सीनेट हो जाएगी, तो हर्ड इम्यूनिटी एक्वायर हो जाएगी जो लॉन्ग लास्टिंग होगी, और फिर ये एक तारीख का हिस्सा बन जाएगी। आफ्टर टेकिंग सो मैनी लाइव्स, 20 लाख लोगों को मार के, 7 करोड़ लोगों को अफेक्ट करके, वी हैव पेड ह्यूज प्राइस। हर ख़ानदान में हमारा कोई ना कोई दोस्त मर गया, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर 300 से ज़्यादा मर गए। तो इतने डैमेज के बाद, और मैं समझता हूँ कि जब भी ये हिस्ट्री लिखी जाएगी, ये ज़रूर लिखा जाएगा कि क्या हमारे लीडर्स ने कैसे रिएक्ट किया, और अगर मिलियन लोगों ने मरना है आइंदा भी, तो वो इट्स मोर लाइकली कि वो किसी जरासीम से मरेंगे दैन विद एटॉमिक बॉम्ब या विद न्यूक्लियर बॉम्ब। तो क्या हमें अपनी तरजीहात रिवाइज नहीं करनी चाहिए मुल्कों को कि अपनी इन्वेस्ट करें हेल्थ केयर पे, अपने लोगों की जानें ही बचानी है ना, चाहे वो बॉम्ब है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, या कोई माइक्रोब है। तो ये मोर लाइकली है साइंटिफिकली कि दीज माइक्रोब्स आर गोइंग टू प्ले हैवक। तो इसलिए मेरा ख्याल है अच्छे लीडर्स इसको ज़रूर रिविजिट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की है सर, कि अब वक्त आन पहुंचा है दुनिया और ख़ास तौर पर सुपर पावर्स ये रियलाइज़ करें कि अब हमने इन्वेस्टमेंट हथियार बनाने पर नहीं करनी है, कि हथियार जिस काम के लिए हम बना रहे थे वो काम अब इस तरह की वबाएं, इस तरह के वायरसेस कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर पर पैसा खर्च करें, अरबों डॉलर्स सालाना नहीं बल्कि माहाना लगा दिए जाते हैं हथियारों की ख़रीदारी और मिसाइलों का न जाने क्या क्या। वो साइंस पे, वो रिसर्च पे खर्च होना चाहिए कि ऐसी वबाएं कल को दोबारा अगर फूटती हैं तो लाखों जानों की जो ज़या होता है, जो लाखों जानें चली जाती हैं, उस ज़या से पहले हमारे पास इस तरह की बीमारियों, हमारे पास इस तरह की वबाओं का तदारुक होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने की है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आखिर में जाते जाते एक दफ़ा फिर नाजरीन, बहुत ही अहम ये बात है कि हम लोग अगर अपना ख्याल रखेंगे,
दूसरों को महफूज तभी रख पाएंगे, अपने प्यारों को महफूज तभी रख पाएंगे जब हम खुद का ख्याल रखेंगे। प्रोग्राम खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।